तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड 1 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रीवियस सीजन की आखिरी में हम लोगों ने देखा था कि जो जिन्वू होता है वो बेरू की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर देता है। तो अब आगे अगले चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो बेरू की रैंक होती है वो जनरल रैंक होती है। और इस चीज को देखकर जिन्वू भी अपने मन में सोचता है कि यह रैंक मैंने पहले कभी नहीं देखी और यह शायद इलीट नाइट से एक कदम ऊपर की रैंक होगी। और अब जिन्वू क्वीन की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने जा रहा होता है, लेकिन तभी जो ब्लैक एंट होता है वो उसे बोलता है, मेरे किंग प्लीज गिव मी अ नेम। और अभी जिन्वू को ऐसा लग रहा होता है कि जो आंट है वो उसे अपनी लॉयल्टी दिखा रहा है, दूसरे सोल्जर्स की तरह ही। फिर जिन्वू उसे कहता है, वैसे तुम कब से बोलने में कैपेबल हो? तो वो आंट जवाब देता है, हमेशा से ही। और ये चीज ना अपने जिन्वू के लिए भी सरप्राइजिंग होती है। फिर बंदा एक नतीजे में आता है कि जो हाई रैंक मतलब सोल्जर्स होते हैं वो बोलने की एबिलिटीज को गेन कर सकते हैं। और अब जिन्वू ब्लैक एंट को बोलता है कि मैं वो इंसान हूं जिसने तुम्हें मारा है, और क्या तुम अभी भी मेरी लीड को फॉलो करना चाहते हो? तो ब्लैक एंट जवाब देता है, मैं आपके हाथों नहीं मरा हूं, मैं आपकी पावर्स के थ्रू दोबारा रिबॉर्न हुआ हूं मास्टर। और यहां पर जो वो आंट होता है वो अच्छे से जिन्वू को मस्का लगा रहा होता है। अब बंदा आखिर में जिन्वू से उसका नाम मांगता है। फिर जिन्वू सोच रहा होता है कि उसे उसका क्या नाम रखना चाहिए, लेकिन तभी अचानक से उसे उस राइटर का नाम याद आता है जिसने एक नोवेल लिखी थी जिसका टाइटल था द एंट। आखिर में जिन्वू उस ब्लैक एंट को बोलता है, तुम्हारा नाम अब से बेरू है। अब जो बेरू होता है वो अपने नाम के लिए जिन्वू को शुक्रिया बोलता है। इसके बाद अब जिन्वू जाता है क्वीन के पास, जहां पर वो बोलता है अराइज, जिससे जो क्वीन की शैडो होती है वो भी एक्सट्रैक्ट हो जाती है। जैसे क्वीन की शैडो एक्सट्रैक्ट होती है वैसे जो दूसरे आंट्स होते हैं वो काफी अजीब बिहेव कर रहे होते हैं। जो चीज देखकर जिन्वू भी सरप्राइज होता है। वो नोटिस करता है कि जो दूसरे एंट के साथ उसका बंधन था वो काफी कमजोर हो चुका है। इस चीज का रीजन वो बेरू से पूछता है। बेरू बताता है कि जो आंट है, आई मीन क्वीन, उसके पास इनहेरिट पावर है कि वो पूरे कॉलोनी में रूल करेगी। फिर जिन्वू बोलता है, सो तुम मेरे को यह कह रहे हो कि जब तक क्वीन जिंदा है तब तक वो आंट को ऑर्डर दे सकती है? बेरू जवाब देता है, यस, यही बात है। अब जिन्वू उसे दूसरा सवाल पूछता है, जो क्वीन का माना है वो काफी लो है उसके रैंक के मुकाबले, तुम मेरे को बता सकते हो कि उसका माना क्यों डिक्रीज हो गया? बेरू जवाब देता है, जो क्वीन का ज्यादातर माना है वो रिप्रोडक्शन में यूज होता है, और जो रीजन है उसके माना का लो होने का वो ये है कि अभी उसके पास कोई बॉडी है ही नहीं रिप्रोड्यूस करने के लिए। और अब जिन्वू समझ जाता है कि बैटल के अंदर क्वीन का कुछ भी काम नहीं आने वाला, और इसीलिए वो उसके शैडो को टर्मिनेट कर देता है। इसके बाद जिन्वू अपने शैडो सोल्जर्स को एसन स्टोन्स को कलेक्ट करने को मना कर देता है, बिकॉज जो ये स्टोन है वो जेजू आइलैंड के फिर से रिकंस्ट्रक्शन में काम आएंगे, और जो यहां पे डैमेज हुआ है उसको कंसेट करने के काम आएंगे। ये सुनकर ना काफी सारे जो सोल्जर्स होते हैं वो खुश हो जाते हैं, बिकॉज काम से छुट्टी मिल गई है उन्हें। और अभी जिन वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जो रिमेनिंग आंस है वो उनसे कैसे डील करें, क्या उसके पास ट्रूप्स हैं, क्या वो उन सभी आंस को हरा सकता है? और फिर वो बेरू को बोलता है, हमने अपना बेस्ट राय दिया, लेकिन फिर बेरू सर से बोलता है, मास्टर, मैं फील कर पा रहा हूं कि जो हमारे एनिमीज हैं उन्हें काफी मुश्किलें हो रही हैं आसमान में नेविगेट करने में, क्योंकि उनके पास कोई लीडर है ही नहीं, और वो लोग इनकैपेबल हैं अपने फॉर्मेशन को मेंटेन करने में। कंफ्यूजन के कारण जो उनका फॉर्मेशन है वो टूट रहा है। अब जिन्वू बेरू से पूछता है, क्या तुम उन सभी रिमेनिंग एंट्स को वाइप आउट कर सकते हो? और फिर बेरू बड़े चौर में जवाब देता है, अगर आप मेरे को ऑर्डर दें तो क्यों नहीं मास्टर। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग बाहर का सीन देखते हैं, जहां पर हंटर्स अपनी फाइटरशिप का यूज कर रहे होते हैं और कुछ हंटर्स अपने मैजिक का यूज कर रहे होते हैं। काफी सारे एंट्स को वाइप आउट कर रहे होते हैं, लेकिन अभी भी उनके सामने काफी सारे एंट्स होते हैं। जब उधर डॉट का माहौल बना हुआ होता है तभी उधर एंट्री होती है अपने बेरू की, जो कि एक ही बार में काफी सारे एंट्स को वाइप आउट कर देता है। अब हमें नट के थ्रू बताया जाता है कि जो एंट्स को एक्सटर्मिनेट करने का मिशन था वह 2 दिन तक चला साउथ एरियन रीजन में, जो कि साउथ कोरिया का है।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि जो एंट्स हैं वो ऑल्सो चाइनीज वाटर के पास भी पाई गई हैं। इसके बाद हम लोग शिप के अंदर एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने साथी को बताता है, जो सेकंड वेव है आंट की, वो हमारे शूटिंग रेंज में है सर, हम क्या करें? तो बंदा जवाब देता है, रुक जाओ। देखकर ऐसा लग रहा है कि जो हमारे हीरोज हैं वो यह चाहते हैं कि हम इन सभी एंट्स को अकेले खुद संभाले। फिर जिस अटर को तुम लोग अभी देख रहे थे वो अपनी पावर को रिलीज करता है, अपनी शॉट निकालता है और एक ही बार में काफी सारे एंट्स पे मल्टीपल फायर अटैक्स कर देता है, जिससे एक ही बार में जितने भी एंट्स होते हैं ना वो सभी मारे जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग एक बंदी को देखते हैं जो कि अपनी बॉस को बोलती है, आप क्या सोच रहे हो सर? तो वो जो बंदा होता है ना, वो यहां पर संग जिन्वू और हवा के लफड़े की बात करता है और इस चीज को भी मेंशन करता है कि अब उसका और संग जिन्वू का मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और इस बंदे का नाम होता है थॉमस एंड्रे और ये स्कैवेंजर गिल का गिल मास्टर होता है, जिस गिल से हवान डोंगू भी जुड़ा हुआ है। फिर वो बंदी थॉमस से पूछती है, क्या होगा अगर संग जिन्वू और हवान एक दूसरे के साथ फाइट करें? तो थॉमस जवाब देता है, तुम मेरे को अभी तक नहीं जानती हो। फिर एंड्रे उस बंदी को बड़े भयानक तरीके से देखता है और बोलता है, जो हंग डोंगू है वो स्कैवेंजर गिल्ड की प्रॉपर्टी है और जो स्कैवेंजर गिल्ड है वो मेरा है। मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा जो मेरी प्रॉपर्टी को मैसअप करने की कोशिश करेगा, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जेजू आइलैंड रेड की तीसरी रात को, जहां पर हंटर्स गिल्ड के लोग जेजू आइलैंड आए हुए होते हैं एसन स्टोन कलेक्ट करने के लिए। और इसी दौरान वो नॉर्मल बातचीत भी कर रहे होते हैं जो कि हमारी इतनी काम की नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन तभी उधर पार्क की नजर एक आंट पर पड़ती है जो कि छुपा हुआ था और फिर पार्क उस आंट को अपनी स्वॉर्ड से कट कर देता है। फिर वह दूसरे लोगों से कहता है, आप सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ आंट्स होंगी जो कि यहां पे घूम रही हैं, लेकिन मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन तभी पार्क के साथी की नजर एक मॉन्स्टर पर पड़ती है और इन मॉन्स्टर के बारे में न तुम्हें बाद में अच्छे से पता चलने वाला है। वो मॉन्स्टर उन सभी लोगों की साइड आ रहा होता है और फिर पार्क उस बंदे को चिल्लाते हुए कहता है, अबे तू है कौन? और फिर सभी लोग जितने भी उस जगह पर होते हैं वो सभी चौकन्ना हो जाते हैं। लेकिन जो बंदा होता है ना, वो अलग ही लैंग्वेज बोलता है और पार्क समझ जाता है कि जो ये बंदा है वो एक बीस्ट की लैंग्वेज बोल रहा है। तभी शायद से कोई दूसरा बंदा चुटकी बजाता है, जिससे वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी बेहोश हो जाते हैं। फिर वो बीस्ट अपने साथी को बोलता है, अबे तू ये सब क्या सोच के कर रहा है? तो उसके साथी जवाब देता है, हमें कोई जरूरत नहीं है यहां पे हंगामा खड़ा करने की, इसलिए मैंने इन सभी को सुला दिया। फिर उसका साथी उस बीस्ट से पूछता है, क्या तुमने चेक किया? तो वो बीस्ट जवाब देता है, मैं पॉजिटिव हूं, ये उसी की पावर है। इसके बाद जो उसके साथी होता है जो कि एक आइस मोनार्क होता है, वो उसे कहता है, ये कितना अजीब है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो इन ह्यूमंस की हेल्प क्यों कर रहा है। तो वो बीस्ट जवाब देता है, कौन जानता है उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, और अगर तुम इतने क्यूरियस ही हो तो जाके उसी से क्यों नहीं पूछ लेते। और इनमें से मैं तुम्हें इतना बता देता हूं कि एक आइस मोनार्क है और एक बीस्ट मोनार्क। फिर आइस मोनार्क गेट को क्रिएट करता है और जाने से पहले ना वो किसी के हंट की बात करता है, जो हमें सही से बताया नहीं गया कि यहां पे इनका जो प्लान है वो एक्चुअली में क्या है। एंड देन वो वहां से चले जाता है। इसी दौरान हम लोग बीस्ट मोनार्क को भी देखते हैं जो कि किसी भी ह्यूमन को कुछ भी नहीं करता। एंड देन गेट क्रिएट करता है और वो भी वहां से निकल लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कैमरामैन को, जहां पर जिन्वू हंटर्स की फ्यूनरल्स में आया हुआ होता है और उसके हाथों में एक फूल भी होता है जो वो मायन की तस्वीर के सामने चढ़ा देता है। और इसी दौरान हमें यह भी बताया जाता है कि जेजू अरण रेड के बाद काफी सारे लोग हैं जो कि जिन्वू को एप्रिसिएशन कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो कि जिन्वू को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो पहले आ जाता तो जो कैजुअलिटी होती वो काफी कम हो सकती थी। एंड बाय द वे फिर हम लोग आसपास का सीन देखते हैं जहां पे सभी लोग दुखी होते हैं बिकॉज उनके कोई ना कोई चाहने वाले मारे जा चुके हैं। एंड देन जब जिन्वू वहां से जा रहा होता है तभी जो बाइक होता है वो जिन्वू के पास आता है और उसे बोलता है, मेरे को हमेशा से ऐसा यकीन था कि एक सिंगल हीरो कभी भी वॉर को अकेले खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन रिसेंट इवेंट के बाद मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मैं गलत था। और लास्ट में जो उसने इस ट्रेजेडी को खत्म किया है उसके लिए बाइक अब जिन्वू को शुक्रिया बोलता है
और इसी दौरान चाहे इन भी जिन्वू को देख रही होती है, लेकिन जब जिन्वू उसकी तरफ देखता है तो चाहे इन शर्मा के अपना सिर घुमा देती है और जिन्वू भी लाइक अबे इसको हो क्या गया है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं मिस्टर गो और जिन्वू को, जो कि एक साथ अकेले कहीं बैठे हुए होते हैं। और अब मिस्टर गो जिन्वू को बोलते हैं, सो तुम अब खुद का गिल बनाने का प्लान बना रहे हो और जो सर्टिफाइड एज रंक हंटर्स होते हैं उन्हें कोई भी जरूरत नहीं है गिल मास्टर के लाइसेंस की, तुम्हें केवल एसोसिएशन को कॉल करना है और फिर हम सब संभाल लेंगे। और जिन्वू भी लाइक ओके। और फिर बाद में अब जो मिस्टर गो होता है वो जिन्वू से पूछते हैं, बाय द वे क्या तुमने जेजू आइलैंड पे कोई बैरियर को कास्ट किया था? और ये चीज ना जिन्वू के लिए भी काफी सरप्राइजिंग होती है। उसे भी समझ नहीं आता कि मिस्टर गो क्या बोल रहे हैं। और फिर मिस्टर गो उसे हंटर्स गिल के बारे में बताते हैं कि उन्होंने उन्हें आयरन भेजा हुआ था आंट की कॉर्प्स और एसिन स्टोन कलेक्ट करने के लिए, लेकिन लास्ट में वहां पे सभी लोग अनकॉन्शियस पाए हुए थे। उन्हें ऐसा लगता है कि यह काम जिन्वू का होगा, उसने कोई बैरियर क्रिएट कर दिया होगा जिसको हटाना वो भूल गया था। बट ये सुन के ना जिन्वू बोलता है, ना ऐसे काम मेरे नहीं हैं। और इनकी फिर इस चीज को लेकर बात चलती है, बट जो कंक्लूजन होता है वो 0 नहीं निकलता है और मिस्टर गो परेशान उल्टा हो जाता है। तभी मिस्टर गो के सामने उनका बंदा आता है जो कि उन्हें कहीं बुलाता है। फिर मिस्टर गो अपनी जगह से खड़े होते हैं कहीं जाने के लिए और जाने से पहले जिन्वू कहते हैं, देखकर लग रहा है कि जो हमारे गेस्ट हैं वो समय से पहले इधर पहुंच चुके हैं और जिन्वू तुम्हारा शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। इसके बाद जिन्वू भी अपने घर जा रहा होता है, अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी साइड से एक जिन्वू के पास बंदा आता है और बोलता है, आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर सन, मेरा नाम एडम वाइट है और मैं सीनियर ऑफिशियल हूं फेरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का। जो सुनकर ना जिन्वू अपने मन में सोचता है कि वैसे इसको मुझसे क्या काम है, लेकिन वो बंदा अपना कार्ड जिन को देता है और बोलता है, तुम मेरे को प्यार से एडम बुला सकते हो और मेरे को माफ करना ऐसे अचानक से आपको दिखने के लिए, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जिसको ट्रैक करना काफी मुश्किल है। इवन मैं आपके एक बार ऑफिस में भी रुका हुआ था। और अब जिन्वू को याद आता है कि ये वही बंदा है जिसके बारे में पहले उसने बात की थी और ये जेजू आइलैंड से पहले का सीन है। अगर तुम्हें पता नहीं तो तुम जाकर मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो सीजन 2 की, और तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कहां की बात कर रहे हैं। अब जिन्वू पॉइंट पे आता है और उस बंदे को बोलता है, वैसे तुम्हें मुझसे क्या काम था? तो एडम जवाब देता है, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब एडम बड़े चौड़ में जिन्वू को बोलता है, दुनिया में ऐसी सिंगल कंट्री भी नहीं है जो कि आपको यह इंफॉर्मेशन शेयर करे, वो भी हमें छोड़ के। फिर वह अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और जाने से पहले वो उन्हें बोलता है, अगर मेरे को लगा कि जो इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हो वो मेरे लिए रिलायबल है तो मैं कुछ समय बाद आपको कॉल करूंगा। अब एडम उसे बोलता है, यार मैं कितना बेवकूफ हूं कि आपको यह बात बताना भूल गया। सौदा करते वक्त कभी भी अच्छे हाथों को छुपाना नहीं चाहिए। अब वो उसे बोलता है, एक अपग्रेडर एक ऐसा अवेकन बीइंग जो कि दूसरे अवेकन बीइंग की पावर्स को एनहांस कर सकता है। क्या यह बात आपने पहले कभी सुनी है? यह सुन के जिन्वू चौंक जाता है। अगले पल हम लोग देखते हैं कि वो लोग उस जगह चले जाते हैं जिस जगह एडम जिन्वू को ले जाना चाहता था। सबसे पहले संघ जिन्वू ब्यूरो ऑफ हंटर्स के डेप्यूटी डायरेक्टर से मिलता है जिसका नाम होता है माइकल। सबसे पहले दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं और खुद का इंट्रोडक्शन खुद का नाम बताते हैं। एडम भी जिन्वू को बताता है कि वो माइकल का इंटरप्टर है। इसके बाद वो लोग बैठते हैं और जो माइकल होता है वो सबसे पहले जिन्वू को इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट दिखाता है, देता है और बोलता है, यूजुअली इस प्रोसेस को होने में 1 से 2 साल लगता है, लेकिन हमने आपके लिए फ्री में बनाया है। यहां पर न बंदा जिन्वू को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बस वो एक बार कुछ कह दे, वो उसे पूरा अमेरिका दे देंगे, मतलब कि अमेरिका की सिटीजनशिप दे देंगे। लेकिन जिन्वू इन बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता और वो माइकल को कहता है, मैं यहां पे इसलिए आया क्योंकि एडम वाइट ने मेरे को बताया था कि आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है मेरे को शेयर करने के लिए। एक अवेक बीइंग जो कि दूसरे अवेक बीइंग की एबिलिटीज को एनहांस कर सकता है, एक अपग्रेडर। क्या ये रियली पॉसिबल भी है किसी हंटर की एबिलिटी को अपग्रेड करना? तो माइकल हंसते हुए जवाब देता है, एक्चुअली में एक इंसान है जिसके पास यह पावर है और वो हमारे साथ है। फिर वो अपने साथी को बोलता है, मिस लेनर को यहां पे आने को बोल दो। अब माइकल बड़े चौड़ में जिन्वू को बोलता है,
पूरी दुनिया में यही एक ऐसी इंसान है जो कि अवेक बीइंग की एबिलिटीज को एनहांस कर सकती है, और मैं उसे आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, मिस नरमा स्लेनर। जब जिनवू मिस नरमा को देखता है तो वो अपने मन में सोचता है, मैं कह सकता हूं कि ये एक डिफरेंट टाइप अवेक बीइंग है। फिर साइड से जो माइकल होता है वो मिस नरमा को कहता है, मिस नरमा अपनी पावर के बारे में प्लीज मिस्टर सन को बताइए। अब मिस नरमा जिनवू को बोलती है, तुम अवश्य इन सब चीजों में काफी उलझे हुए लग रहे हो। सभी लोग मुझे इसी सेम नजरों से देखते हैं, डाउट भरी। लेकिन अगर तुमने मेरी पावर्स का स्वाद चख लिया तो फिर तुम मुझसे भीख मांगोगे। फिर वो जिनवू की तरफ उसकी आंखों में देख रही होती है। अब मिस नरमा जिनवू की आंखों में आंखें डालकर उसे बोलती है, जैसा कि तुम जानते हो, जो अवीकर्ण बीइंग होते हैं उनकी लिमिट्स होती हैं पावर की, जिससे आगे वो रीच नहीं कर सकते। इसीलिए अवेक बीइंग हमेशा सेम रैंक पर रहता है जब तक वो सेकेंडरी अवेकनिंग से ना गुजरे। ये एक कॉमन नॉलेज है जो कि सभी हंटर जानते हैं। अब जिनवू से बोलती हैं, तो तुम इस चीज को बदल सकती हो? फिर मिस नरमा जवाब देती हैं, यस, मेरे पास ऐसी पावर्स हैं जिससे मैं अवेक बीइंग की हेल्प करके उसे उसकी पावर से बियॉन्ड रीच करा सकती हूं। लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा, तभी मैं लिमिटेशंस को, इस पावर को क्या नाम दूं, बट मैं फोर्स रीअवेकनिंग को परफॉर्म कर रही हूं, और शायद मैं किसी इंसान की ट्रू पोटेंशियल को ला रही हूं, दिखा रही हूं। माइकल जिनवू की तरफ देखते हुए बोलता है, जो सब चीजें मिस नरमा कह रही हैं वो सब सच है। अपनी पावर्स को यूज करने के बाद इन्हें काफी लंबे समय का रेस्ट चाहिए होता है, और हर साल 3 से 4 इंडिविजुअल्स इनकी पावर का लाभ उठा रहे हैं। अब जिनवू को भी ऐसा लग रहा होता है कि जो उनके पास ये पावर्स हैं वो काफी इनक्रेडिबल हैं, ये तो वाकई में अद्भुत है। वह सोचता है, उसकी आंखों में आश्चर्य और उम्मीद की चमक है, और फिर वो मिस नरमा से पूछता है ये प्रोसेस कितनी इफेक्टिव होने वाली है। तो उसे पता चलता है कि इससे जो इंडिविजुअल होगा, अवेक बीइंग होगा, उसे उसकी 20 से 30% पावर्स बढ़ जाएंगी। ये सुनकर अब जिनवू को समझ आता है कि क्यों हंग डोंगू ने साउथ को छोड़ दिया था, क्योंकि कोई भी इस ऑफर को मना नहीं कर सकता है। इन सब बातचीत के बाद अब मिस नरमा अपना काम शुरू कर देती हैं। सबसे पहले वो जिनवू का हाथ पकड़ती हैं और उसे आंख बंद करने को बोलती हैं। यही एक फर्स्ट स्टेप होता है। अब फाइनली मिस नरमा जिनवू के अंदर घुसती है, जहां पर वह नोटिस करती है कि उसके चारों तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस है। जब वह अपने पीछे की तरफ देखती है तो कोई इंसान उसे देख रहा होता है, और वह भी अपनी भयानक आंखों से। ये नोटिस करके मिस नरमा काफी डर जाती है और वो चिल्ला बैठती है, जिससे उस जगह के बॉडीगार्ड होते हैं वो सभी लोग जिनवू पे गन पॉइंट कर देते हैं। बट जो माइकल होता है वो ये करने से सभी को रोक देता है। फिर वो एक बंदे के पास जाता है और बोलता है, भाई तू गधा है क्या? तो वो बंदा उसे जवाब देता है, लेकिन मिस नरमा। फिर माइकल चिल्लाते हुए कहता है, अगर तेरे को उनकी ज्यादा चिंता हो रही है तो उनके पास जान चेक करने के लिए। फिर माइकल जिनवू के पास आता है और अपने एजेंट की तरफ से उससे माफी मांगता है। लेकिन ना, जिनवू को समझ ही नहीं आ रहा था कि जो मिस नरमा है उन्हें अचानक से क्या हुआ है। और मिस नरमा की ऐसी हालत देखकर ना, माइकल जिनवू के साथ अपनी मीटिंग को फिर से रीशेड्यूल करा देता है, क्योंकि उनके पास भी अभी कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ही जिनवू वहां से जाता है वैसे ही मिस नरमा कह देती हैं, मैं किंग हूं और पावरफुल वन भी, मेरी पावर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। और इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी